इतिहास के संदर्भ में मानव सभ्यता का विकास एक लंबी और क्रमिक प्रक्रिया थी। पुरापाषाण काल या पेलियोलिथिक एज में मानव पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर यायावर, शिकारी और खाद्य संग्राहक था तथा बड़े और भारी पत्थर के औजारों का उपयोग करता था। एंशिएंट हिस्ट्री सीरीज के पिछले एपिसोड में पुरापाषाण काल के बारे में विस्तार से चर्चा की गई थी, जहां प्रारंभिक मानव, आग के उपयोग, शिकार आधारित अर्थव्यवस्था और पुरापाषाण उपकरणों के विकास को समझा गया। पहले और दूसरे एपिसोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। अब मानव इतिहास उस संक्रमण काल में प्रवेश करता है जहां जलवायु बदलती है, प्रकृति बदलती है, उपकरण बदलते हैं और धीरे धीरे मानव जीवन की दिशा भी बदलने लगती है। इसी संक्रमण काल को इतिहास में मध्य पाषाण काल या मेसोलिथिक एज कहा जाता है। मेसोलिथिक शब्द दो ग्रीक शब्दों मेसो अर्थात मध्य और लिथिक अर्थात पत्थर से मिलकर बना है, अर्थात ये पुरापाषाण और नवपाषाण के बीच का मध्य चरण था। भारत में मध्य पाषाण काल का समय सामान्यतः लगभग 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व माना जाता है। हालांकि विभिन्न क्षेत्रों में इसकी समय सीमा अलग अलग रही और कुछ क्षेत्रों में मध्य पाषाण संस्कृति बाद तक भी विद्यमान रही। ये काल प्लाइस्टोसीन युग के अंत और होलोसीन युग के प्रारंभ से संबंधित था। प्लाइस्टोसीन काल वो भूवैज्ञानिक युग था जब पृथ्वी पर अत्यधिक ठंड, हिमावरण और हिमयुग की परिस्थितियां विद्यमान थीं। इस काल में विशालकाय पशु पाए जाते थे। लगभग 10,000 ईसा पूर्व के आसपास अंतिम हिमयुग समाप्त होने लगा और इसके बाद होलोसीन काल प्रारंभ हुआ। होलोसीन काल वर्तमान भूवैज्ञानिक युग है, जिसमें जलवायु अपेक्षाकृत गर्म और स्थिर हुई। घास के मैदानों, जंगलों, नदियों और झीलों का विस्तार हुआ और यही परिवर्तन मानव जीवन में बड़े बदलावों का कारण बना। विशालकाय पशुओं की संख्या कम होने लगी और मानव छोटे तथा तेज जानवरों के शिकार की ओर उन्मुख हुआ। इसी आवश्यकता ने छोटे, तीक्ष्ण और अधिक उपयोगी औजारों के विकास को जन्म दिया, जिन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता है। माइक्रोलिथ मध्य पाषाण संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माने जाते हैं। ये छोटे पत्थर के औजार सामान्यतः 1 से 5 सेंटीमीटर तक के होते थे। इनका निर्माण चर्ट, जैस्पर, अगेट, कैल्सिडोनी और क्वार्ट्ज जैसे पत्थरों से किया जाता था। इन उपकरणों में ब्लेड, बैक्ड ब्लेड, स्क्रेपर, पॉइंट, ब्यूरिन, त्रिकोणीय औजार या ट्रायंगुलर टूल्स, ट्रैपीज और ल्यूनेट प्रमुख थे। इन छोटे उपकरणों को लकड़ी, हड्डी या बांस के साथ जोड़कर संयुक्त उपकरण या कॉम्पोजिट टूल्स बनाए जाते थे। इन संयुक्त औजारों में भाले, तीर, चाकू, हार्पून और दरांती जैसे औजार बनाए जाते थे। मध्य पाषाण काल में माइक्रोलिथ के अलावा मानव शिकार और दैनिक जीवन के लिए बड़े पत्थरों या मैक्रोलिथ, हड्डियों, सींगों और लकड़ियों से बने कई अन्य औजारों का भी उपयोग करता था। ब्लेड लंबे और धारदार उपकरण थे, जिनका उपयोग मांस काटने, लकड़ी काटने और पशुओं की खाल उतारने में किया जाता था। बैक्ड ब्लेड के एक किनारे को कुंद बनाया जाता था ताकि उसे लकड़ी या हड्डी में फिट किया जा सके। इनका उपयोग चाकू और तीर की नोक के रूप में होता था। स्क्रेपर का उपयोग पशुओं की खाल साफ करने और लकड़ी को चिकना करने में किया जाता था। पॉइंट नुकीले औजार थे, जिनका उपयोग भाले और तीर की नोक के रूप में किया जाता था। ब्यूरिन का उपयोग हड्डी और लकड़ी पर नक्काशी करने में किया जाता था। ल्यूनेट अर्धचंद्राकार उपकरण थे, जिनका उपयोग संयुक्त हथियारों और काटने वाले उपकरणों में किया जाता था। ट्रैपीज और त्रिकोणीय औजार ज्यामितीय माइक्रोलिथ कहलाते हैं, जो संयुक्त हथियारों का महत्वपूर्ण भाग थे। क्वर्न और ग्राइंडर जैसे उपकरणों का उपयोग बीज, कंदमूल और जंगली अनाज पीसने में किया जाता था। हार्पून जैसे उपकरण मछली पकड़ने में उपयोग किए जाते थे। इनमें पीछे की ओर कांटे बने होते थे ताकि मछली बाहर न निकल सके। इतिहासकारों के अनुसार इसी काल में धनुष और बाण का व्यापक उपयोग प्रारंभ हुआ। यह मानव इतिहास के शिकार तकनीक में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था। मध्य पाषाणकालीन मानव पूर्णतः घुमंतू नहीं था, लेकिन अभी स्थायी कृषि आधारित जीवन भी विकसित नहीं हुआ था। इस काल के लोग अर्धस्थायी जीवन या सेमी सेडेंट्री लाइफ जीते थे। वे नदियों, झीलों और जल स्रोतों के निकट अस्थायी बस्तियां बनाकर रहते थे। उनकी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से शिकार, मछली पकड़ना और खाद्य संग्रह पर आधारित थी। उनके भोजन में जंगली पशुओं का मांस, मछलियां, पक्षी, फल, बीज, कंदमूल और जंगली अनाज शामिल थे। अग्नि का उपयोग अधिक व्यवस्थित रूप से होने लगा।
भोजन पकाने, सुरक्षा और सामूहिक जीवन में अग्नि का महत्व बढ़ गया। मध्य पाषाण काल कला और सांस्कृतिक विकास की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण था। इस काल में शैल चित्र या रॉक पेंटिंग्स का व्यापक विकास हुआ। भारत में मध्य पाषाण काल के अनेक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल प्राप्त हुए हैं। प्रमुख मध्य पाषाण स्थलों में भीमबेटका रॉक शेल्टर्स, आदमगढ़, बागोर, तिलवाड़ा, लंघनाज, सराय नाहर, महादहा, दमदमा, चौपानी मांडो, लेखाहिया, बघाईखोर, मोरहाना पहाड़, कुचाई, बीरभानपुर, तेरी, पैसरा और चिरांद विशेष रूप से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। मध्य पाषाण स्थलों की खोज और अध्ययन में ACL कार्लाइल, रॉबर्ट ब्रूस फूट, HD सांकलिया, VN मिश्रा, GR शर्मा और VS वाकणकर का विशेष योगदान माना जाता है। भीमबेटका मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वतमाला क्षेत्र में स्थित महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक स्थल है। 1957 में VS वाकणकर ने इसकी खोज की थी। यहाँ लगभग 800 शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं, जिनमें 500 से अधिक में चित्रकारी मौजूद है। यहाँ से निम्न पुरापाषाण से लेकर प्रारंभिक ऐतिहासिक काल तक के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण स्तरों से ज्यामितीय माइक्रोलिथ, ग्राइंडिंग स्टोन, अग्निकुंड, लाल गेरू, हड्डी और सींग के उपकरण तथा मानव दफन प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका के चित्रों में शिकार, नृत्य, मधु संग्रह और सामूहिक जीवन का चित्रण मिलता है। मध्य प्रदेश में स्थित आदमगढ़ से भी माइक्रोलिथ और शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। राजस्थान का बागोर मध्य पाषाण स्थल महत्वपूर्ण माना जाता है। ये भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से ब्लेड, ट्रैपीज, पॉइंट, बैक्ड ब्लेड, पशु हड्डियां, अग्निकुंड और झोपड़ियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। भेड़, बकरी और गाय के पालतूकरण के प्रारंभिक प्रमाण भी बागोर से मिले हैं। राजस्थान के तिलवाड़ा से माइक्रोलिथ और पशु हड्डियां प्राप्त हुई हैं। गुजरात के महसाणा जिले में स्थित लंघनाज मध्य पाषाण काल का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। HD सांकलिया ने यहाँ उत्खनन किया था। पुरातात्विक खुदाई में लंघनाज से हिरण, बारहसिंघा, जंगली सुअर, बैल के साथ साथ गैंडे की हड्डियां भी मिली हैं। इन जानवरों की हड्डियों के मिलने से ये प्रमाणित होता है कि प्रागैतिहासिक काल में इस क्षेत्र का पर्यावरण वर्तमान की तुलना में काफी अलग था। यहाँ सवाना प्रकार के घास के मैदान और घने जंगल हुआ करते थे। यहाँ से मानव कंकाल, माइक्रोलिथ, ग्राइंडर, क्वर्न, शंख आभूषण और तांबे का चाकू प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नाहर, महादहा और दमदमा मध्य गंगा घाटी के महत्वपूर्ण स्थल माने जाते हैं। सराय नाहर, जो एक सूखे हुए ऑक्सबो झील पर स्थित है, इस क्षेत्र के सबसे पुराने मध्य पाषाण स्थलों में से एक है। खुदाई में चूल्हे और 14 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिसमें संयुक्त दफन और सूक्ष्म पत्थरों के प्रमाण शामिल हैं। महादहा अच्छी तरह से संरक्षित मानव जीवाश्म कंकालों, पशु अस्थि औजारों, व्यक्तिगत आभूषणों और सामूहिक दफन के साक्ष्यों के लिए जाना जाता है। दमदमा एक विशाल ओपन बस्ती है, जिसमें कई मानव कब्रें, ज्यामितीय सूक्ष्म पत्थर तथा हड्डी और सींग से बनी कलाकृतियां पाई जाती हैं। प्रयागराज जिले में बेलन नदी घाटी में स्थित चौपानी मांडो मध्य पाषाण से नवपाषाण संक्रमण का महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। यहाँ गोलाकार झोपड़ियों के अवशेष, अग्निकुंड, खाद्य प्रसंस्करण उपकरण और हाथ से बने मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। लेखाहिया मिर्जापुर जिले में स्थित एक अत्यंत महत्वपूर्ण मध्य पाषाणकालीन पुरातात्विक स्थल है। कैमूर पहाड़ियों में स्थित ये स्थल अपने 5 प्राकृतिक चट्टानी आश्रयों के समूह के लिए प्रसिद्ध है, जिनमें प्राचीन शैल चित्रकारी, सूक्ष्म पत्थर के औजार और विंध्य क्षेत्र से प्राप्त मानव कंकाल अवशेषों की सबसे अधिक सांद्रता संरक्षित है। बघाईखोर मिर्जापुर जिले में विंध्य पर्वतमाला में स्थित एक चट्टानी रॉक शेल्टर स्थल है, जो पूर्व मिट्टी के बर्तनों और मिट्टी के बर्तनों के माइक्रोपाषाण चरणों तथा विस्तारित मानव दफन स्थलों के लिए जाना जाता है। मोरहाना पहाड़ मिर्जापुर क्षेत्र में स्थित एक महत्वपूर्ण रॉक शेल्टर स्थल है, जहां से माइक्रोलिथ और प्राचीन शैल चित्रकारी प्राप्त हुई है, जो मानव जीवन और शिकार को दर्शाती है। उड़ीसा का कुचाई स्थल मध्य पाषाण और नवपाषाण दोनों संस्कृतियों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। पश्चिम बंगाल का बीरभानपुर दामोदर घाटी का महत्वपूर्ण मध्य पाषाण स्थल है, जहां से बड़ी मात्रा में माइक्रोलिथ प्राप्त हुए हैं। तमिलनाडु के टेरी स्थलों से माइक्रोलिथ और उनके निर्माण अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये स्थल समुद्री संसाधनों के उपयोग के प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। बिहार के संदर्भ में मध्य पाषाण काल अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है।
गंगा घाटी, सोन घाटी और कैमूर क्षेत्र में मध्यपाषाण मानव के निवास के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। मुंगेर जिला में स्थित पैसरा बिहार का महत्वपूर्ण मध्यपाषाण स्थल है। यहाँ से ब्लेड, स्क्रेपर, पॉइंट और ज्यामितीय माइक्रोलिथ प्राप्त हुए हैं। कैमूर के पहाड़ी क्षेत्र से बड़ी संख्या में माइक्रोलिथ प्राप्त हुए हैं। ये क्षेत्र सोन नदी के निकट होने के कारण मानव निवास के लिए उपयुक्त था। सोन नदी प्रागैतिहासिक मानव गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रही है। यहाँ से पुरापाषाण से मध्यपाषाण काल तक के उपकरण प्राप्त हुए हैं। चिरांद मुख्य रूप से नवपाषाण काल के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ से मध्यपाषाण गतिविधियों के संकेत भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ माइक्रोलिथ, पशु हड्डियां और प्रारंभिक मानव निवास के प्रमाण मिले हैं। मध्यपाषाण काल में सामाजिक संगठन का विकास भी दिखाई देता है। लोग छोटे समूहों और कबीलों में रहने लगे। मृतकों को दफनाने की परंपरा विकसित हुई। कई कब्रों में भोजन, उपकरण और आभूषण रखे जाते थे। शरीर सज्जा या बॉडी ऑर्नामेंटेशन का भी विकास हुआ। मनके या बीड्स, शंख, हड्डी के आभूषण और गेरू का उपयोग होता था। गेरू एक प्राकृतिक लाल रंग की मिट्टी या खनिज है जिसे अंग्रेजी में ओकर भी कहा जाता है। यह मुख्य रूप से आयरन ऑक्साइड, सिलिका और मिट्टी का मिश्रण होता है। इसी काल में कुत्ता संभवतः पहला पालतू पशु बना। भेड़ और बकरी के पालतूकरण के प्रारंभिक संकेत भी प्राप्त होते हैं। कृषि के संदर्भ में मध्यपाषाण काल एक संक्रमण काल था। यद्यपि पूर्ण कृषि व्यवस्था नवपाषाण काल में विकसित हुई, लेकिन मध्यपाषाण काल के अंतिम चरण में मानव ने पौधों के संरक्षण और बीजों के उपयोग का प्रारंभिक ज्ञान प्राप्त करना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे मानव जीवन में स्थायित्व बढ़ने लगा। खाद्य संग्रह से खाद्य उत्पादन की दिशा में परिवर्तन प्रारंभ हुआ और यहीं से नवपाषाण काल या नियोलिथिक एज की आधार भूमि तैयार हुई। मध्यपाषाण काल मानव इतिहास का केवल एक संक्रमण काल नहीं था, बल्कि ये वो चरण था जहां मानव ने प्रकृति को समझना, संसाधनों का योजनाबद्ध उपयोग करना और सामूहिक जीवन को व्यवस्थित करना प्रारंभ किया। यहीं से स्थायी ग्राम, कृषि और प्रारंभिक सभ्यताओं के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। एंशिएंट हिस्ट्री सीरीज के अगले एपिसोड में हम नवपाषाण काल के बारे में विस्तार से समझेंगे, जहां कृषि क्रांति, स्थायी ग्राम, पशुपालन, मिट्टी के बर्तन और प्रारंभिक सभ्यताओं के विकास की कहानी सामने आएगी।